नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। कैसे चलेगा काम, फिर बढ़े सीएनजी के दाम। जी हां, अगर आप भी सीएनजी से गाड़ी चलाते हैं तो आपको अपनी जेब अब और ज्यादा ढीली करनी होगी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अब ग्राहकों को सीएनजी के लिए प्रति किलोग्राम 2 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। यानी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए आने वाले समय में ऑटो रिक्शा व टैक्सी से सफर करना अब आपके लिए महंगा हो सकता है। तो आम आदमी पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है, क्योंकि सीएनजी के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। पिछले 6 दिनों में ये सीएनजी की कीमतों में दूसरी बढ़ोतरी है। पिछली बार 15 मई को दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए थे और अब एक बार फिर से कीमतों में इतनी ही बढ़ोतरी की गई है। इससे दिल्ली में सीएनजी की कीमत पर अब बढ़कर आपको बताएं कि 75 रुपए 61 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं अर्थशास्त्रियों का इस पर यह कहना है कि लागत में इजाफे के चलते दाम बढ़ाए जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर गैस की सप्लाई में बाधा सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की खास वजह है। सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी से ऑटो रिक्शा का किराया काफी बढ़ गया है। कई जगह पर पिछले 1 साल में आपको बताएं कि किराया 2 गुना कर दिया गया है। चलिए आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश करते हैं कि कहां पर कितनी कीमतों में अब सीएनजी के दाम बढ़े हैं। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में आपको बताएं कि सीएनजी 78 रुपए 17 पैसे हो गई है। तो वहीं गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत 83 रुपए 94 पैसे। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में अब सीएनजी की नई कीमत यानी कि 82 रुपए 84 पैसे हो चुकी है। इसके अलावा रेवाड़ी में सीएनजी का दाम बढ़कर 86 रुपए 07 पैसे। इसके अलावा करनाल और कैथल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सीएनजी का दाम है वो 84 रुपए 27 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। इसके अलावा कानपुर, हमीरपुर और फतेहापुर में सीएनजी के जो दाम है वो 87 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम में मिल रही है। साथ ही साथ अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अजमेर में दाम बढ़कर 85 रुपए 88 पैसे प्रति किलोग्राम। पाली और राजसमंद में भी आपको बताएं कि 85 रुपए 88 पैसे माफ कीजिएगा प्रति किलोग्राम जो है सीएनजी मिल रही है। तो साफ तौर पर यह बड़ा झटका, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम चीजों के दाम आसमान को छू रहे हैं, ऐसे में अब जो सीएनजी चालक है उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और इसके अलावा जो आम जनता है जो ऑटो रिक्शे में ट्रैवल करती है उनके लिए भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होने वाली है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर सीएनजी के दाम बढ़ाए जाएंगे तो जो रोजमर्रा का किराया है उसमें भी साफ तौर पर इजाफा देखने को मिलेगा। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीएनजी कीमतें बढ़ने की वजह क्या है। इसमें वैश्विक गैस संकट एक बड़ा कारण माना जा रहा है। पूरी दुनिया में गैस की सप्लाई की समस्या ये बड़ा कारण है। गैस की मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है। इसके अलावा कोविड से उबरने के बाद साल 2021 से ही आपको बताएं कि एनर्जी की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ी, ये एक बड़ा कारण। और इसके अलावा जिस तरह से मांग बढ़ी उसी तरह से सप्लाई नहीं बन पाई। सप्लाई ना बढ़ने से आपूर्ति संकट पैदा हो गया और साथ ही साथ रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों की ओर से आपको बताएं कि रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाना भी ये खास वजह माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ तेल विनियमित क्षेत्रों से नेचुरल गैस के उत्पादन की कीमत दोगुनी से अधिक हो गई। इसके अलावा नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रॉफिट मार्जिन मेन वजह हो सकती है।
और समय के साथ निजी खरीदारों के लिए सीएनजी का कम लोकप्रियता होना भी सीएनजी के दामों में कीमत जो बढ़ रही है लगातार बड़ा कारण इसको लेकर माना जा रहा है। चलिए इसी पर आज खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हमसे जुड़ने वाले हैं, जिसमें आपको बताएं कि बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ेंगे और इनके अलावा आपको बताएं कि प्रवक्ता कांग्रेस के मलिक जावेद अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। तो अश्विनी जी, सबसे पहला सवाल आप ही से होगा, क्योंकि सरकार सर आपकी है। अगर इसी तरीके से सर दाम बढ़ते रहेंगे तो सर आम जनता कैसे गुजारा कर पाएगी अपना? दाम तो बढ़ रहे हैं, ये किसी से कहीं कहने की और छुपाने की कोई बात नहीं है, पूरी को दिखाई दे रहा है। मगर इसका जो प्रमुख कारण है, हमको कारण के पीछे जाना चाहिए। कारण के पीछे जाने का मतलब है अभी भी हिंदुस्तान में अन्य कई देशों से बहुत कम अभी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, रूस पूरे विश्व में 24% गैस की सप्लाई करता है और इस समय ढुलाई पर सबसे ज्यादा असर रसिया से पड़ रहा है, जिसकी वजह से बार बार दाम बढ़ रहे हैं। कतर से अब अपने यहाँ गैस आ रही है, क्योंकि हर तरह के गैस की जो सप्लाई है वो हिंदुस्तान में धीरे धीरे, चाहे एलपीजी ले लीजिए, सीएनजी ले लीजिए, गाड़ियां बढ़ रही हैं। घरों में जो उज्ज्वला योजना भारत सरकार की योजना, उसके तेजी में बढ़ने के कारण हर जगह पीएनजी है, उसकी पीएनजी की घरों में, शहरों में पीएनजी बढ़ाया जा रहा है, इसलिए पीएनजी की डिमांड बढ़ी है। तो सभी तरह के गैस की डिमांड जो है बढ़ रही है इस समय, और सप्लाई अभी हमारे पास कम है। तो सर इसका मेन कारण यही मान रहे हैं क्या कि सिर्फ जो गैस की डिमांड लगातार बढ़ रही है यही बड़ी वजह है? सरकार की इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं कि कैसे इसका निस्तारण किया जाए, जनता को कैसे थोड़ी सी राहत दी जाए? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है इस पर? नहीं, आपने चीजों को देखिए, इसको एक सिलसिलेवार तरीके से जोड़ना। सरकार की तो हर चीज की जिम्मेदारी होती है, इससे सरकार कहीं भाग थोड़ी ही रही है, सरकार की जिम्मेदारी हो रही है। और अभी तक जो गैस के सप्लाई की बात होती थी, जो 0.76 टन होता था, अब उसको 10 लाख टन बढ़ाने की बात हो रही है कतर से। वहां से जो है वो आ रहा है सप्लाई, और वो आ रहा है। तो इसमें हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है, हम सप्लाई भी बढ़ाने की पूरी कोशिश में है, और पूरी प्रक्रिया में सरकार ने बहुत मजबूती से इसका वो लिया हुआ है, इसको देख रही है, नजर बनाए हुए। लेकिन अब एक वैश्विक जो है, जब परेशानी आती है हर जगह, तो असर तो पड़ता ही है। चलिए, तो आपकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो वैश्विक संकट है ये एक बड़ी वजह इसको लेकर, ठीक है सर। चलिए अब जावेद जी के पास आएंगे। सर आपका मैं इस पर थोड़ा सा रुख लेना चाहूंगी, जो इस तरीके से अश्विनी जी कह रहे हैं कि जो वैश्विक संकट है वो एक मेन वजह है, कांग्रेस क्या समझ रही है? जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर कांग्रेस इससे कितना इत्तेफाक रखती है और क्या कुछ वो समझ रही, बताइए। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ अश्विनी भाई का कि इन्होंने नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं बताया, वैश्विक संकट को जिम्मेदार बताया। लेकिन जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और जो थोक महंगाई 15% बढ़ गई, उसमें भी रूस और चीन का हाथ है क्या? यूक्रेन और रूस का हाथ है क्या? नहीं। ये मोदी मेड डिजास्टर है, जिसने हमारी देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का काम किया है। और इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात की, अभी रिपोर्ट आई थी 90 लाख सिलेंडर जो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें थी वो भरवा नहीं पाई पहली किस्त। जो पहला सिलेंडर था वो भी नहीं भरवा पाई। इन्होंने पहले देश के लोगों को रोजगार किया है, अब वो उनसे रोजी रोटी भी छीनने का काम कर रहे हैं। गैस, खाली गैस के ही रेट नहीं, पेट्रोल का देख लीजिए, कमर्शियल सिलेंडर जो 19 लीटर का आता है वो देख लीजिए आप,
2500 के आसपास पहुंच गया है। तो ये न खाने दे रहे हैं, अब तो पकौड़े भी तलने नहीं दे रहे हैं। पहले तो पकौड़े तलने देते थे, अब पकौड़े तलने का भी इन्होंने बंद कर दिया है। पकौड़े तलने नहीं दे रहे, लेकिन समस्या अगर है तो इसका समाधान हालांकि जरूरी है, लेकिन क्योंकि सर आप विपक्ष में बैठे हुए हैं तो आपकी तरफ से किस तरह की कोशिशें इसको लेकर की जा रही है? राहुल गांधी लंदन में बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी कम करिए, कोशिशें हैं एक्साइज ड्यूटी कम करिए, एक्साइज ड्यूटी कम करिए। जो 30-30 रुपया लूट रहे हैं, 21-21 रुपया लूट रहे हैं पेट्रोल डीजल पे और गैस पे, उस पे एक्साइज ड्यूटी कम करिए, लोगों को राहत दीजिए। और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो केवल हमारी पार्टी के पार्लियामेंट में मेंबर है। आप उनको छोड़ दीजिए, आप सरकार में आप एक्शन लीजिए। कब तक लोगों को गुमराह करते रहोगे कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं और पार्टी के नेता ये कह रहे हैं? आप सरकार में लोगों को राहत देने का काम करिए। तो जावेद जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सबकी क्लास लगाई एक्साइज ड्यूटी कम करने को लेकर, और खासतौर पर कांग्रेस शासित राज्यों ने इसको अमल नहीं किया। क्या कहिएगा इस पर? प्रधानमंत्री जी ने तो 72,000 रेलवे में नौकरियां भी खत्म कर दी है। वो किसकी क्लास लगाई थी? 10 लाख पद से ज्यादा केंद्र में खाली पड़े हैं, क्यों नहीं भर रहे हैं वो? फौज में 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं, वो क्यों नहीं भर रहे हैं? रेलवे में 2,65,000 पद खाली हैं, वो क्यों नहीं भर रहे हैं? मोदी जी केवल बात करते हैं, काम करने में वो बिल्कुल जीरो है। हाँ, उनका मैनेजमेंट, उनका मीडिया मैनेजमेंट, उनका भाषण को मैं 100 में से 100 नंबर दे सकता हूँ। जिस तरीके से भाजपा झूठ का प्रचार करती है, उनको मैं सलाम करता हूं। जनता भुगत रही है महंगाई की मार। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जो है इस तरीके की चीजें इसलिए बोलते हैं कि अभी एक इनके राष्ट्रीय विदूषक जो अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी जब विदेश में कहीं भी जाते हैं, वो हिंदुस्तान की बुराई करने से नहीं चूकते हैं। तो हिंदुस्तान की वो लोग बाहर बुराई करते हैं। भाई, देश में आप विरोधी दल है, आप बुराई करिए, सरकार की नीतियों की बुराई करना आपका काम है, आप करिए। तो इससे सरकार भी ये सोचती है कि भाई चलो ठीक है, अगर ये कुछ हमारे विरोधी दल आवाज उठा रहे हैं तो हमको करना होगा। लेकिन जब विश्व के पटल पर अभी लंदन में बैठकर, कभी अमेरिका में बैठकर, कभी चाइना में जाकर, कभी पाकिस्तान में के वो डोजियर में छपता है उनका बयान, तो ऐसे लोग करते हैं। तो एक कहावत कही जाती है कि भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, इसलिए ये हमारे राष्ट्रीय विदूषक इस काम को करते हैं। तो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो आज कह रहे हैं, मैं इनको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा। आपने थोड़ा सा इंगित किया, जीएसटी कमीशन की बैठक होती है, डीजल पेट्रोल के दाम की बात आती है, ये होता है कि जीएसटी के दायरे में लगाया जाए। तो सबसे पहला विरोध कांग्रेस शासित राज्यों ने किया, भाजपा शासित राज्यों ने भी किया, क्योंकि रेवेन्यू का एक कलेक्शन का वो सबसे बड़ा एक हथियार है सभी स्टेट का। लेकिन अगर ये आज जिस तरीके से मैं एक्सेप्ट करके कोई चीजों को कह रहा हूँ, क्योंकि देश की बात है और ये लोग इनको विरोध करना है चश्मा पहन के, ये नहीं देखेंगे कि किस तरीके से बेरोजगारी की बात कर दी इन्होंने गुजरात में। लेकिन महंगाई तो बढ़ ही रही है। अगर मुझे पूरा कर चलिए तो एक अच्छा मैसेज जाएगा देश में थोड़ा सा इस परिचर्चा का कि कांग्रेस क्या है और क्या चाहती है। गुजरात इनकी जो है, राजस्थान में इनकी सरकार है, राजस्थान में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। वहाँ के बेरोजगार नौजवान उत्तर प्रदेश लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर धरना देते हैं आकर। तो ये लोग और बेरोजगारी की बात करते हैं। आपको मैं बताऊं, 2004 में इनकी सरकार थी, डॉलर का क्या मूल्य था, 2014 में डॉलर क्या था? रुपया सर अभी भी गिर रहा है, लेकिन जी सर, लेकिन रुपया अभी भी गिर रहा है सर। मोदी की राज में भी, मोदी की सरकार में भी मैं देखिए जवाबदेही सत्ता पक्ष की होती है सर। कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है जी। लेकिन 2004 से लेकर 14 तक कोई कहीं पर युद्ध नहीं हुआ है अमेरिका और रसिया और इस तरीके से। आज सबसे बड़ा आपको मैं बताऊंगा कि क्या कहते हैं, यूरोपियन देश में यूरो की क्या स्थिति है, यूरो और डॉलर की क्या स्थिति है, और भारत के रुपए की और डॉलर की क्या स्थिति है। भारत ने कितना बढ़िया काम किया है। आज जो हम वीजा कार्ड लेकर चलते हैं, आज हमारे अगल बगल के भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये अगल बगल के जो छोटे देश में इसमें रुपए कार्ड चलना शुरू हो गया है। तो हमारी एक जो मुद्रा है, वो हमारी मुद्रा 3-4 कई देशों में एक्सेप्टेबल हो गई है। नहीं तो हम लोग वीजा की बात करते थे, अमेरिका को पैसे देते थे। सर वाकई अश्विनी जी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो हम मजबूत दिखाई जरूर पड़ रहे हैं सर, लेकिन अगर धरातल की अगर हम बात करें, हर राज्य की मैं खासतौर पर अगर बात कर लूं सर, बेरोजगारी का संकट लगातार बना हुआ है, महंगाई का संकट लगातार बना हुआ है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ बदहाल है। क्या इन पर गौर करने की आवश्यकता नहीं लगती सर आप लोगों को?
कि इनका इस तरह बढ़ाया जाए एकदम लगती है, ताकि हम दुगनी तेजी के साथ मजबूत हो पाए? बहुत जायज सवाल है आपका और एकदम लगती है। सरकार इस पर बहुत मजबूती से काम भी कर रही है, मगर हम अगर चीजों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ ये चुनौती है, यहाँ पर होना चाहिए, इसको हम कैसे दूर करेंगे। अगर हम निर्यात पर रोक लगाते हैं गेहूं के, तो ये कांग्रेस के लोग सवाल करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं। और शायद जावेद मलिक साहब को ये याद है, जब इनकी सरकार आई थी 2004 में, मनमोहन सिंह जी ने 2005 में इतना एक्सपोर्ट करा दिया था, बाद में हमको तिगुने दाम पर वही गेहूं खरीदना पड़ा था। इन लोगों ने किया था। जावेद जी जवाब दीजिए, आपकी वजह से आपकी जो भरपाई हो बीजेपी को करनी पड़ी, क्या कहिएगा? अश्वनी भाई बहुत समझदार आदमी है, लेकिन उन्होंने भी बात बताई कि राजस्थान में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। उन्होंने शायद आंकड़े चेक नहीं किए। सीएमआई की अभी वेबसाइट खोल लीजिए, हरियाणा 34.5% बेरोजगारी दर में नंबर विश्व का रिकॉर्ड बना चुका है। और उन्होंने डॉलर की भी बात की, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी कि हमने 58 पे डॉलर छोड़ा था, $1 में 58 रुपया जाता था, और अभी 77 पार कर गया हो। किस तरीके से अश्वनी भाई डॉलर की भी बात करें, हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी इनकी कि डॉलर अब इनके मार्गदर्शन मंडल से भी ऊपर निकल गया है, 100 की रेस में है। जिस तरह से पेट्रोल ने पार किया है, तो वो जल्दी 100 की रेस भी पार करेगा। और आपने लता जी काफी चीजें उठाई कि बेरोजगारी है, उनको बेरोजगारी से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे जनता कितनी भी मर जाए। यहां हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, योगी जी सबके राशन कार्ड काट रहे हैं। अभी इन्होंने पूरे दुनिया में दावा कर दिया था कि 15 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, अब सबके राशन कार्ड काट रहे हैं कि सब इलीगल है। तो भाई 3 महीने पहले वो लीगल कैसे थे, अब इलीगल कैसे हो गए? तो इनको कुछ अर्थनीति नहीं पता है। इन्होंने देश के लोगों का, इनको कोई उद्धार नहीं करना है, केवल इन्हें सत्ता का लालच है, सत्ता इन्हें चाहिए, चाहे वो झूठ बोल के आए, चाहे वो किस तरीके से आए, उन्हें कोई लेना देना नहीं। और ये राहुल जी के ऊपर इन्होंने बयान दिया कि विदेश में बैठ के वो हमारे भारत का बारे में गलत कह रहे, बिल्कुल गलत है। उन्होंने भारत के बारे में कभी गलत नहीं कहा, क्योंकि भारत को बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो कांग्रेस पार्टी का है। याद दिलाने की कोशिश करूं सर, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठकर, चलिए सर, जैसे घर की बातें होती हैं आपस में बैठकर सुलझाई जाती हैं, लेकिन सर आप खुद सोचिए जरा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप जहां पर एक इंडिया के आइडियाज कॉन्क्लेव में आप शामिल हो रहे हैं, वहां पर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप अपने देश के प्रधानमंत्री की इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो क्या कहा है प्रधानमंत्री जी के बारे में, क्या कहा है स्पेसिफिक बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा कि उन्होंने पूरा भाषण देखा है। अगर आपको वाकई मुद्दे उठाने हैं तो आप अपने देश में उठाइए, अंतर्राष्ट्रीय मंच में उठाकर क्या हो जाएगा सर? तो मोदी जी फिर ढोल लगाने क्यों बजाते हैं विदेश में जाके? ढोल लगाने क्यों बजाते हैं विदेश में जाके? मोदी जी ने खुद लंदन में कहा था कि आज अफसोस होता है, लोग सोचते थे कि मैं भारत में पैदा हुआ, ये दुख की बात है, ये तो मोदी जी ने कहा था। और चीन तो हमारे घर में घुस के बैठा है, पेंगोंग लेक पे पूरा पुल बना चुका है। कोई बयान आ रहा है आपको सरकार से कि हमारे देश, हमारा देश किस तरफ जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल उठाया इन्होंने, बहुत अच्छा सवाल उठाया। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक चैनल ने दिखाया कि चीन ने एक शहर बसा लिया है, लेकिन उस शहर को बसाने के लिए जमीन किसने दी? वो कांग्रेस ने दी, ये साबित हो गया है। और कई रिपोर्ट पूरे मीडिया में है। और कांग्रेस की लोगों की बेशर्मी देखिए, आज भी उसकी बात करते हैं। आपने उस शहर को बसाने दिया, 8 साल में शहर नहीं बसा है। वो शहर कांग्रेस के समय में बसा है, जो आप लोगों ने दिया था। अक्साई चीन आपने दे दिया कि ये खराब है। ये अभी नेहरू जी का नाम ले रहे थे, खुद ले रहे थे। मैं कह रहा हूँ अक्साई चीन कांग्रेस ने दे दिया। और पीओके की बात अगर कैप्चर कर रखा है, हमारे प्रधानमंत्री जी इतने ताकतवर है, हम भी उनके साथ हैं। डबल ताकत आ गई अब तो। जावेद साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और इस पर गौर कीजिए। ये 5 साल 8 साल में शहर नहीं बसा है। और बेशर्मों की तरह कांग्रेस के सभी प्रवक्ता ये कहते हैं शहर बस गया। किस तरीके से? डॉलर पर अगर आपने बात की, मेरे पास चार्ट है, 2004 में इनकी सरकार आई, हमने 45 रुपए पर इनको डॉलर छोड़ के दिया था। और 14 में गए, ये 62 रुपए हमको छोड़कर गए। इनका देख लीजिए कितना है आंकड़ा। उस समय कोई न युद्ध था न कुछ था। और 62 से और आज तक का देख लीजिए, आपको रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा कि कितना है। तो ये कांग्रेसियों के लिए, अब कांग्रेस को यहाँ देश की जनता ने भुला दिया है। 2 प्रदेश और बचे हैं, 2 प्रदेश से भी इन्हें खत्म होने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ देश की इज्जत को नीलाम करना है वैश्विक मंचों पर। हमारे साथ बैठकर घर में आपस में विरोध नहीं दर्ज कराना है। ये वैश्विक, ये चाइना के एजेंट है लोग, जाकर
सुनिए लगातार, हालांकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी काम जरूर कर रही है, राष्ट्र हित में कर रही है, तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन सर क्या आपको नहीं लगता या आपको मालूम नहीं पड़ पाता कि क्या हालत होती है धरातल पर जब कोई गरीब अगर पेट्रोल पंप पर जाता है तेल भरवाने तो उसकी जेब में पैसे नहीं होते, अगर वो रसोई गैस के लिए गैस भरवाने जाता है तो उस कीमत को वो पेमेंट नहीं कर पाता। सर इस बात को क्या बीजेपी समझ पा रही है कि किस गर्त में हम जा रहे हैं? सर जी आफत टूट पड़ी है गरीबों पर, समस्या तमाम सामने आ रही है। बीजेपी समझ रही है और बीजेपी उस पर काम भी कर रही है। मैं 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि बीजेपी आज पेट्रोल और डीजल के वैकल्पिक साधनों पर भी वो कर रही है। इलेक्ट्रिक कार ले आने की तरफ हम जा रहे हैं। आज पेट्रोल पंप पर एथनॉल मिक्स भी तेल मिल रहा है, जो एथनॉल के लिए कहीं भी एथनॉल, कांग्रेस के समय में एथनॉल पर कोई काम नहीं हुआ। आज हम एथनॉल मिक्स डीजल पेट्रोल भी बेच रहे हैं, जो मेन डीजल पेट्रोल से सस्ता बिक रहा है, 4 से 5 रुपए सस्ता आ रहा है। तो आज उसके बाद भी सर इतना महंगा जो आम जनता तक जा रहा है। मैं कह रहा हूँ तो तमाम जो कर जो आम जनता भर रही है सर, वो कर नहीं लगता कि थोड़ा बहुत इसमें गुंजाइश सरकार को लेनी चाहिए, सोचना चाहिए कि कुछ तो कम किया जाए, क्योंकि महंगाई भत्ता आप बढ़ाएंगे सर अब सरकारी कर्मचारियों के लिए। क्या आप इस चीज से अवगत हैं सर कि प्राइवेट सेक्टर भी भारत में है, क्योंकि उनके लिए कोई भत्ता नहीं बढ़ता सर, ऐसे में क्या कीजिएगा सर? नहीं, एकदम सही बात है, लेकिन जगह जगह पर सरकारों ने काम किया। सबसे पहले वैट जो घटाया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने घटाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सभी शासित राज्यों ने वैट घटाया, सबसे अंत में दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में घटाया गया सबसे अंत में। लेकिन इस पर भी हमको ऐसा नहीं है कि हम जनता के ऊपर सारी चीजें डालना चाहते हैं, लेकिन हाँ इस समय विश्व एक तेल, गैस और उसकी आप देख रही है वैश्विक संकट है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इन लोगों ने देखिए वैक्सीनेशन पर किस तरीके से उंगली उठाई, आवाज उठाया। आज पूरे देश को हमने वैक्सीन दिया, उसके बाद कांग्रेसियों के अभी भी बेशर्मी है कि कभी कभी वैक्सीन की बात कर लेते हैं, जब 18 साल जावेद जी रखिए अपनी बात, जावेद जी रखिए अपनी बात जी, हमने विदेश में भेज दिया। जी मलिक साहब। अश्वनी भाई, आपने काफी चीजें बताई कि रशिया यूक्रेन की संकट की वजह से तेल के रेट कम नहीं हो पा रहे, सीएनजी के रेट कम नहीं हो पा रहे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उसकी वजह क्या है? भारत पे जो कर्ज लिया है ना मोदी जी ने 2014 में, वो कर्ज केवल 54 लाख करोड़ था। अभी 2022 की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आपकी सरकार की उठा के देख लीजिए, उसमें 136 लाख करोड़ का कर्ज देश पर हो चुका है। तो ये इतिहास आप भी गिनाएंगे, इतिहास बीजेपी भी गिनाएगी, लेकिन सर मुद्दा वहीं पर अटक जाता है जो सीएनजी के दाम हफ्ते में 2 बार बढ़ जाते हैं। इसको लेकर विपक्ष कोई मुद्दा उठा नहीं पाती, सरकार इस बारे में सोच नहीं पाती, सिर्फ बयानबाजी में सारा समय कटता है। लता जी यही बता रहा हूँ, इन्होंने उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया है। तो अब वो जो पैसे का लॉस हुआ है, हमारा देश को कर्ज हो गया है, उसको पैसे को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने जनता का तेल निकाल रखा है। जो सिलेंडर हम 400 रुपए का देते थे, ये आज 1000 रुपया पार कर दिया इन्होंने। 1200 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर हम देते थे 19 लीटर का, वो 2500 रुपए का आ रहा है। तो सीएनजी से आपकी रिपोर्ट में बताया गया 85 रुपया पार। आपकी बात मान लिया मैंने, चलिए मान लिया, फिर भी मैं आपको एक उदाहरण देकर इस बात को बताना चाहता हूँ। 150 रुपए से पार कर गया है। जावेद जी ऊपर इतना बोझ डाल दिया है, इतना लोन ले लिया है कि उसका कर्ज चुकाने के लिए देश की जनता का तेल निकालना पड़ रहा है। और यहाँ तक कि राशन तक काटने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में ये राशन काटने का काम कर रहे हैं। रोजगार से तो उन्होंने लोगों के छीन ही लिए, अब महंगाई की मार सब पे पड़ रही है। जवाब दीजिए सर, इस तरीके से चुनाव के पहले हालांकि राशन फ्री में बंट रहा था, कहीं ना कहीं राशन बंटना कम हो चुका है सर। देखिए मैं जावेद जी को थोड़ा सा बता दूं। अच्छा है, आपकी बात सब कुछ ठीक है, हमने कर्जा ले लिया, ठीक है। ऑयल बॉन्ड किसने जारी किया था, उसका कितना ब्याज एनडीए की सरकार भर रही है? एक तो ये मान लीजिए कितने लाख करोड़ का हम लोगों ने बॉन्ड लिया था, आपने 26 लाख करोड़ रुपया कमा लिया है। 23 लाख करोड़ रुपया कमा लिया, बॉन्ड हो गया। उसके बाद आपके बहुत अच्छे शास्त्री प्रधानमंत्री से बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उस समय जब वो क्या कहते हैं वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो इतना कर्जा तो आज लिया, आप कह रहे कर्जा लिया, उस समय देश की स्थिति ये हो गई कि सारा सोना बेचना पड़ गया आपको। क्यों बेचा आपने?
शैलेश सर, जो मुद्दा हमारा था, हालांकि उस मुद्दे पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, लेकिन इतिहास और भूगोल आप सबने गिना दिया। लेकिन सवाल सर लगातार यही बना हुआ है कि जो हफ्ते में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं, आखिर क्यों नहीं सरकार इस पर जिम्मेदाराना बयान दे रही है, और क्यों नहीं विपक्ष इस मुद्दे को सरकार के सामने रख पा रही है, ताकि जो आम जनता को है थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिल सके। लेकिन फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, अश्विनी जी आपका भी और मालिक जावेद जी आपका भी। तो लगातार सवाल यही बना हुआ है कि जो सीएनजी के दाम, पेट्रोल के दाम, रसोई गैस के दाम जो हर दिन बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कभी बयानबाजी खत्म होगी? क्या धरातल पर कोई एक्शन दिखाई देगा? क्या आम जनता को थोड़ी राहत इसको लेकर मिल पाएगी, या हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ और सिर्फ ये जो बयानबाजी है इसकी भेंट ये चढ़ जाएगा और आम जनता को सिर्फ जिस तरीके से हर बार महंगाई के दौर से गुजरना पड़ता है, भारी भारी महंगे दामों में सामान खरीदने पड़ते हैं, जनता एक बार फिर से उसी चौराहे पे आकर खड़ी हो जाएगी? ये दरअसल बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा। नेता सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त रहेंगे, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।